दोस्तों 2026 गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ईयर है। यानी कि इस साल क्या हुआ, सोनी वालों ने डिसाइड किया कि प्ले स्टेशन के लिए फ्यूचर में डिस्क यहाँ पे हम बंद कर देंगे और जो नए गेम्स 2028 के बाद से आएंगे उनकी आपको कोई भी गेमिंग डिस्क देखने को नहीं मिलेगी। और इससे पूरी इंडस्ट्री इतने शॉक में चली गई कि पिछले एक महीने पुरानी ये न्यूज है, लेकिन आज भी देखा जाए तो ऑनलाइन इसके ऊपर अभी भी प्रोटेस्ट होता रहता है। कोई भी अब सोशल मीडिया पे पोस्ट निकाल ले सोनी प्ले स्टेशन की, उसके नीचे के कमेंट पढ़ ले, आज भी लोग इससे काफी ज्यादा नाराज है। अरे नाराजगी तो इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने तो धमकी दे दी सोनी वालों को कि यहाँ पे 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये लोग यहाँ पे प्ले स्टेशन का ब्लैकआउट करने वाले। यानी कि जितने भी प्ले स्टेशन के यूजर होंगे ना अपने सिस्टम को बूट करेंगे, ना उसमें गेम खेलेंगे, ना ही कोई नया गेम परचेज करेंगे, ना ही प्ले स्टेशन कोई सर्विस यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि सोनी वालों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन सोनी वाले अभी भी उसी अंदाज में, उनका कहना है कि यहाँ पे हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और अपने उस डिसीजन को बिल्कुल भी बैकआउट नहीं करने वाले। यस, ऑफिशियली उन्होंने ये जाके बोला, लेकिन ऑनलाइन चीजें काफी ज्यादा चल रही है और ये भी पता चल रहा है कि शायद सोनी वालों का डिसीजन आने वाले समय में प्ले स्टेशन 6 को भी अफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं सिर्फ सोनी प्ले स्टेशन की बात करूँ ना, तो देखा जाए तो सोनी प्ले स्टेशन जो है वो एक जमाने में बहुत ही बढ़िया गेमिंग कंसोल माना जाता था, क्योंकि उसके अंदर काफी बढ़िया एक्सक्लूसिव गेम्स निकल कर आते थे और यही चीज ने सोनी प्ले स्टेशन 3 और प्ले स्टेशन 4 को एक आइकॉनिक गेमिंग कंसोल बनाया था। लेकिन प्ले स्टेशन 5 के साथ चीजें उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं रही। सबसे पहली बात, ज्यादातर गेम जो सोनी प्ले स्टेशन 5 के अंदर लॉन्च हुए जिन्हें एक्सक्लूसिव बताया जा रहा था, ज्यादातर गेम रीमेक या रीमास्टर है पुराने गेम्स के। इवन बात किया तो कई सारे गेम्स तो ऐसे थे जैसे पहले बोला गया था प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव होगा, उन्हें बाद में आगे चल के यहाँ पे पीसी पर भी रिलीज किया गया, जैसे कि स्पाइडरमैन या फिर बात करें गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स की, जो कि आइकॉनिक माने जाते थे। और इस साल सोनी को जाके अकल आई, समझ में आया कि ये चीज बहुत गलत कर रहे हैं और इस साल उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे काफी ज्यादा सेल्स हो सकती है उनकी प्ले स्टेशन कंसोल की, क्योंकि इस साल GTA 6 लॉन्च होने वाला है और GTA 6 आज तक का वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाला, मोस्ट अवेटेड गेम है, जो कि ऑलवेज एक्सक्लूसिव होगा कंसोल पे, यानी एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पे। और इस चीज का फायदा दोनों ही कंसोल बनाने वाली कंपनीज उठाने वाली है, जिसके चक्कर में बात करें तो प्ले स्टेशन 5 का नया स्टॉक तो ला रहे हैं, लेकिन सोनी ने जब ऑफिशियली कीमत अपनी ज्यादा कर दी और ज्यादा हाई प्राइसिंग पर जा रहा है, 70,000 रुपए तक कीमत टच कर रही है, तो इसकी कीमत आप समझ सकते हैं कहां तक जाने वाली है। और इसका जो सीधे ब्लेम है वो रैम और मेमोरी क्राइसिस पे डाला जा रहा है। लेकिन आप खुद समझ के रखिए कि सोनी वाले प्ले स्टेशन के अंदर और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का प्लान कर रहे हैं और अब तो ये भी सोच लिया कि आने वाले फ्यूचर में जो गेम्स होंगे वो प्ले स्टेशन पे एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन सच बात यह है कि कई सारे ऐसे गेम्स थे जो प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव थे, अब रहे नहीं, और थर्ड पार्टी एक्सक्लूसिव इतने ज्यादा रहे नहीं। तो कुल मिला के बात है कि प्ले स्टेशन 5 की जो जनरेशन थी वो उतनी खास रही नहीं। वहीं बात करूं एक्सबॉक्स की, तो एक्सबॉक्स की कहानी और अलग है। एक्सबॉक्स का जो गेमिंग कंसोल होता है सीरीज X और S इंडिया में मिलती नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी उनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और उतने अच्छे वैल्यू फॉर मनी यहाँ बनाते नहीं है। इसके अलावा एक्सबॉक्स का यहाँ पे फोकस इधर ये कि यहाँ पे ये लोग काम करेंगे आज के समय में अपने क्लाउड सर्विस के ऊपर, गेम पास के ऊपर, और नए नए AAA गेम बनाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे जो इंडस्ट्री को पड़ा है ना, वो पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के ले ऑफ से। रिसेंटली कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई सारे स्टूडियोज को यहाँ पे अब अलग किया जा रहा है और कई सारे गेम जो ऑलरेडी बिल्कुल बनकर तैयार थे शायद आपको देखने को मिले नहीं, और कई सारी बड़ी कंपनीज जो डेवलपर्स थे उनके भी यहाँ पे ले ऑफ हो रहे हैं जो ऑलरेडी गेम्स पे काम कर चुके हैं। तो ये भी एक सैड न्यूज है। यानी कि आज के समय में जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो अपने वन ऑफ द वर्स्ट दौर से गुजर रही है, जहाँ पे कंसोल भी महंगा हो रहा है, गेम्स के प्राइसेस भी ज्यादा जा रहे हैं। GTA 6 की बात कर तो 7,500 रुपए जा रहा है और गेमिंग कंसोल भी महंगा हो रहा है, और ऊपर से जो डेवलपर्स है वो अब उतना ज्यादा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे अपने नए डेवलपमेंट के अंदर। तो ये भी एक चीज है कि फ्यूचर में पता नहीं अब गेमिंग का क्या होगा। और आज के समय बोला जा रहा है कि जो छोटे गेम्स होते थे ना, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं जो AA टाइटल्स होते थे, और आज के समय में कंपनी का फोकस है AAA और ब्लॉकबस्टर टाइटल्स क्रिएट करने का। ये एक चीज है। और वहीं बात करें पीसी गेमिंग की, तो उसमें बात क्या करनी, ग्राफिक कार्ड के रेट प्राइस हाइक हो चुका है और AMD जैसी कंपनी आज के समय में 4GB ग्राफिक्स मेमोरी के साथ अपने ग्राफिक कार्ड को ला रही है। मतलब खुद सोचो यार, AMD जैसी कंपनी 4GB का ग्राफिक कार्ड 2026 में समझ बनाता है। मतलब अगर मैं 10 साल पहले देखूं तो 2016 में GTX 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड आए थे जो 4GB VRAM के साथ आते थे। उस जमाने के हिसाब से उसे एक एंट्री लेवल कार्ड बोला जाता था और उस जमाने के हिसाब से वो GTA 5 खेलने के लिए एक सूटेबल एंट्री लेवल कार्ड था। आज के समय में 4GB VRAM के साथ अगर आप एक कार्ड को लॉन्च कर रहे हो, मेक सेंस नहीं बनाता। मतलब लोग लिटरली 12GB का ग्राफिक कार्ड सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ रहना था। और जैसे जैसे टेक्सचर ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांडिंग गेम्स आएंगे, उसके लिए किस तरीके से इंपैक्ट होगा। और पता नहीं जो 4GB ग्राफिक कार्ड है अपकमिंग फ्यूचर में जब GTA 6 आएगा उसको यहाँ पे खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, ये भी एक सवाल है। और अगर हम लोग बात करें तो कई सारे जो गेम्स थे ना, उसके अंदर भी जो अपना जो यूनिकनेस थी ना, जिसके लिए वो जाने जाते थे ना, वो लोग यहाँ पे अब लूज कर चुके। मतलब खुद सोचो कि यार पहले फीफा का गेम आता था, आज के समय में FC आता है, FC 26 आ रहा है। लेकिन सीधी बात है कि FC का 27 भी अगर ऐसे अलग अलग वर्जन आते रहेंगे और माइनर चेंजेस के साथ आते रहेंगे, जिसके अंदर कोई ऐसा बड़ा ट्रांजिशन नहीं आता। सेम WWE का गेम आता है, एक जमाने में हेयर कम्स द पेन वन ऑफ द बेस्ट गेम माना जाता था। आज के समय में
WWE का 2K23 आया, 2K26 आएगा, फिर 2K27 आएगा। ये सीरीज चलती जाएगी जो थी और ज्यादा रियलिस्टिक ये लोग थोड़ा बहुत बनाते जाएंगे। और ऐसे ही कहानी देखा जाए तो हर दूसरे साल आपको एक असासिन्स क्रीड का गेम देखने को मिलता है। और कई सारे लोगों ने बोल दिया इस तरीके से वो डेवलपमेंट इतनी जल्दी कर रहे हैं ना, तो एक तरह से स्लॉपी गेमिंग एक्सपीरियंस बना रहे हैं। यानी कि हर एक साल या 2 साल में एक नया गेम ले आते हो जिसमें ज्यादा कुछ नई चीजें होती नहीं है और पुरानी चीजें रिक्रिएट कर देते हो और उसके लिए लोगों से पैसा मांगते हो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि इंडिया में इस चीज को लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग कंसोल पे तो गेम करते नहीं है। इंडिया में ज्यादातर जो गेमिंग होती है वो होती है आपकी पीसी साइड के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर, और पीसी के अंदर भी ज्यादातर लोग यहाँ पे पायरेसी को ही यूज करते हैं। अब देखा जाए तो पायरेसी के कारण ही इंडिया में जितनी गेमिंग है वो इवॉल्व हुई है, लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। और सीधी बात है कि पायरेसी के कारण ही इंडिया में जो भी गेमिंग कल्चर है वो बचा है। लेकिन लिटरली जो डेवलपर जितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं वो प्राइसिंग यूएस के लिए भी काफी ज्यादा और इंडिया के लिए अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, ये कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक दिक्कत है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो गेम्स आ रहे हैं ना, अब उतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग भी नहीं रहे जैसे एक जमाने में लगते थे, और इनके ऊपर एक स्लॉप कीवर्ड आ गया। हालांकि ये देखा जाए तो यूबीसॉफ्ट वालों को पता चला और इस साल जो असासिन्स क्रीड का ब्लैक फ्लैग गेम निकाला ना, ये उन्होंने पुराने गेम को लिया, उसी को ही रीमेक करके यहाँ पे लॉन्च किया। यानी कि पुराने गेम को नई बोतल के अंदर निकाल कर दे रहे हैं ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस, नेक्स्ट जनरेशन एक्सपीरियंस दिया जा सके। लेकिन स्टोरी लाइन वगैरह आपको वही पुरानी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें तो गेमिंग का जो डेवलपमेंट साइकिल है ना, वो आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ गया है जब से यहाँ पे ट्रिपल ए गेम्स आना शुरू हुए। यानी कि पहले क्या होता था, हर 1 से 2 साल के अंदर ट्रिपल ए गेम्स आ जाते थे। यानी कि जीटी की सक्सेस आप देख सकते हैं, जीटी वाइस सिटी सैन एंड्रियास के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, सैन एंड्रियास और जीटीए 4 के बीच में डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कि जीटीए 4 और जीटीए 5 के बीच में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन जीटीए 5 और जीटीए 6 के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 13 साल का। अब देखो इसके कंप्लीटली काफी सारे रीजंस यहाँ पे पता चलते हैं, लेकिन वन ऑफ द फंडामेंटल चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे क्या कि जितनी भी गेमिंग कंपनीज होती है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा आज के समय में अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को बेच के बना रही है। यानी कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है गरीना फ्री फायर, और यहाँ पे आपको बीजीएमआई देखने को मिलता है। लेकिन बीजीएमआई और फ्री फायर फ्री गेम से इनसे पैसा कैसे कमाया जाता है यार? अलग अलग लूट बॉक्सेस, पर्स, स्किन, अलग अलग चीजों को प्रोवाइड किया जाता है जिसके लिए लोग यहाँ पे इन ऐप परचेसेस करना पसंद करते हैं, जिस वजह से कंपनीज मोटा रेवेन्यू बनाती है। इसलिए अलग अलग इन गेम आइटम्स को यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे काम भी करती चीज है। लेकिन सच बात है कि इंडिया के अंदर देखा जाए तो इस तरीके का मॉडल यहाँ पे चल गया जहाँ पे मोबाइल फोन इतने पॉपुलर और मोबाइल फोन के अंदर गेमिंग पॉपुलर है, तो लोग वहाँ पे पैसा डालने लगे। लेकिन जब लोग को बोला जाता है कि एक गेम को खरीदने के लिए आप 1000-2000 रुपए भी अगर आप डालो, तो वहाँ पे लोग यहाँ पे नानी याद आ जाती है। वहाँ पे लोग उस चीज के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन हजारों रुपए अलग अलग स्किन और लूट बॉक्सेस के लिए लेना, ये चीज यहाँ पे लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, वो यहाँ पे दर्शाती है। और यही एक चीज है कि यही चीज है ना बाकी कंपनीज ने भी सीखा और उन्होंने देखा कि ये चीज का यूज करके लोग पैसा बना सकते हैं। इसी वजह से देखा तो जीटीए जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है, अगर आप किसी भी ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीमर के पास जाएंगे तो ज्यादा चांसेस कि बीजीएमआई, फ्री फायर या फिर जीटीए को स्ट्रीम करता हुआ मिलेगा। और जीटीए का जो वर्जन स्ट्रीम कर रहे हैं ना, वो कई बार एक मॉडर्न वर्जन होता है या फिर जीटीए ऑनलाइन को किया जाता है। और जीटीए ऑनलाइन एक सक्सेस रीजन बना क्योंकि लिटरली जीटीए 5 का स्टोरी मोड तो रेयरली कुछ लोगों ने कंप्लीट किया होगा, लेकिन जीटीए को खेला सब लोगों ने होगा, देखा सब लोगों ने होगा, और उसका ऑनलाइन वाले वर्जन में आते हैं उसमें नए मिशंस और नई चीजें ऐड अप होती जाती हैं और रॉकस्टार वहां से अलग रूप से यहाँ पे पैसा बनाता रहता है। तो वो एक उनके लिए मनी मेकिंग मशीन है रॉकस्टार गेम्स के लिए, जिस वजह से जीटीए ऑनलाइन के लिए काफी प्रॉफिटेबल चीज साबित रहा। इस वजह से जीटीए 6 को भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिले किया गया। हालांकि जीटीए 6 जब आएगा उसमें क्या चीजें रहती, स्टोरी एलिमेंट का, गेम के अंदर क्या नया एक नेक्स्ट जनरेशन का फील दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रॉकस्टार एक बात समझिए, अगर वो सिंगल प्लेयर स्टोरी ड्रिवन गेम को यहाँ पे लॉन्च करेंगे जो कि कंप्यूटर गेमिंग कंसोल पे आप उसे खेलेंगे जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सीधी बात है उस गेम की पायरेसी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वाला गेम लॉन्च करेंगे जिसके लिए ऑनलाइन सर्वर मैंडेटरी है, तो वहां पे पायरेसी नहीं हो सकती, जिसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि वो आज के समय में ऑनलाइन वाले वर्जन पे ज्यादा फोकस करे क्योंकि वो उनको ज्यादा पैसा बनाकर दे रहा है, बजाय कि जो सिंगल कॉपी होती है गेम के। इवन जीटीए 6 जो अभी भी लॉन्च हो रहा है उसके बारे में अभी भी नहीं पता क्या उसके साथ आपको ऑनलाइन गेमिंग का वर्जन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जीटीए 6 या जीटीए ऑनलाइन 2 ये जो गेम है ये इसके साथ रिलीज होगा या बाद में रिलीज होगा, या बाद में जब पीसी वर्जन पे से रिलीज करेंगे तब यहाँ पे रिलीज होगा, इसके बारे में भी अभी नहीं पता यार। ये भी एक चीज चल रही है। और हाँ, इंडिया की एक सैड रियलिटी है कि इंडिया के अंदर है ना, लोगों ने इतने ज्यादा गेम्स एक्सपीरियंस नहीं करे। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से जीटीए से ज्यादा बेटर गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, जो कि देखा तो खुद रॉकस्टार गेम्स ने बनाया था, लेकिन वो गेम भी इंडिया में ज्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके अलावा बात करें तो कुछ ऐसे गेम्स है जिनकी डेवलपमेंट साइकिल में बहुत टाइम लगा लेकिन काफी डिजास्टर साबित हुए थे लॉन्च के बाद, लेकिन आज के समय में क्लासिक गेम बन गए। मैं बात कर रहा हूँ साइबरपंक की। साइबरपंक 2077 वन ऑफ द बेस्ट गेम्स माना जाता है जिसका स्टोरी ड्रिवन और एक तरह से ओपन वर्ल्ड का काफी
काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी डेवलपमेंट में CD प्रोजेक्ट रेड ने काफी ज्यादा टाइम लगा था और काफी सॉलिड गेम यहाँ पे बना और उसकी अब DLC वगैरह निकाल के उस गेम को खेल रहे हैं। देखो ओवरऑल बात यह कि गेमिंग का जो कल्चर है ना इंडिया में, इसके बारे में मैंने पास में बात करी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है और आज के समय में ज्यादातर जो गेमिंग रहती है ना वो मोबाइल फोन पे की जाती है। और इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे एक कंसोल का भी टाइम आया था जहाँ पे प्ले स्टेशन खास तौर पे इसलिए ज्यादा ट्रेंड में आया जिसके ऊपर आप उसके एक्सक्लूसिव खेल सकते हो या फिर GTA 6 को खेल सकते हो, जिस वजह से आज के समय में मार्केट में गेमिंग कंसोल के नाम पे सिर्फ प्ले स्टेशन 5 की जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर क्या हो सकता है प्ले स्टेशन का, वेल अगर हम लोग बात करें तो प्ले स्टेशन का फ्यूचर ये कि 2027 एंड या 2028 तक प्ले स्टेशन 6 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लीक्स रिपोर्ट्स यही बोल रहे हैं और सेम टाइम पीरियड यही होगा जब माइक्रोसॉफ्ट अपना प्रोजेक्ट हीलिक्स या नेक्स्ट जनरेशन एक्सबॉक्स होता है वो निकालेगी। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो एक्सबॉक्स है कई सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, ये लोग डिस्क टू डिजिटल पे काम कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है एक्सबॉक्स भी डिस्क को हटा दे लेकिन जो एग्जिस्टिंग गेम है उसको डिस्क से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ ही पुराने एक्सबॉक्स गेम और इवन एक्सबॉक्स 360 की गेम आप पीसी पे खेल सकते हो, जिसके अंदर ऑफिशियली रूप से लोग अपना एमुलेटर भी यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे काम कर रहा है। और देखा जाए तो अपनी क्लाउड गेमिंग को भी इंडिया के अंदर ले आया, वो भी एक चीज है। और यहाँ पे GeForce Now भी इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो वो भी चीज यहाँ पे तेजी से ग्रो कर रही है, जिसको लोग लिटरली यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। यानी कि सीधी बात है कि जब गेमिंग का हार्डवेयर महंगा हो रहा है ना और गेम्स यहाँ पे खेलने हैं ना, तो बेटर ऑप्शन क्लाउड गेमिंग बस है, क्योंकि लिटरली यहाँ पे गेमिंग का हार्डवेयर अब अफोर्ड कर पाना काफी ज्यादा दिक्कत है। इवन अपकमिंग प्ले स्टेशन के साथ भी सोनी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि वो $1000 के पार उसकी कीमत चली जाएगी। इंडियन प्राइसिंग में 1 लाख रुपए के ऊपर उसका गेमिंग कंसोल का प्राइस होगा और कितने लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इवन अगर हम लोग बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री का ना इंडिया से ना बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मतलब कि एक बात बताता हूँ, चलो ग्लोबल लेवल पे आप कई सारे गेम्स खेलते हो, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कई सारी गेम्स की जो डेवलपमेंट होती है वो इंडिया में होती है। यानी कि रॉकस्टार गेम्स का भी स्टूडियो एक इंडिया के अंदर है, जहाँ पे ये लोग लिटरली टेस्टिंग काफी ज्यादा कर रहे हैं। और आज के समय में जो हैवी टेस्टिंग हो रही है और इवन जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है ना GTA 6 को बनाने के अंदर, उसके अंदर भी मेजोरिटी जो लोग है वो इंडियंस है। मतलब कई सारे लोगों को एक बात नहीं पता है कि इंडिया ना कई सारी चीजों का बैकएंड बन के बैठे हुए, जिसमें से 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक है आपकी VFX इंडस्ट्री और एक है आपकी गेमिंग इंडस्ट्री। VFX में ज्यादातर बड़ी कंपनीज का काम है ना यहाँ पे बैकएंड के अंदर इंडिया के अंदर होता है। यानी कि अगर आपने स्पाइडरमैन की नई फिल्म भी देखने जाओगे ना ब्रांड न्यू डे, और उसके जो रोलिंग क्रेडिट्स आते हैं वहां पर भी VFX वाले डिपार्टमेंट के अंदर मेजोरिटी इंडियन लोगों के नाम होते हैं, जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अवतार जैसी फिल्मों का भी VFX इंडिया में होता है। यह अलग बात है कि इंडिया में जो फिल्में बनती है उसका विजुअल इफेक्ट्स उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वहां बजट की दिक्कतें, कई सारी दिक्कतें। लेकिन एक बात है कि इंडिया की अगर VFX इंडस्ट्री नहीं है तो हम ग्लोबल लेवल पे VFX नहीं बना पाते। और सेम कहानी ट्रू है गेमिंग के साथ। आज के समय में बाहर गेमिंग के लिए स्टूडियोज डेवलप करना, वहां पे लोगों डेवलपर्स को पे करना काफी एक्सपेंसिव चीज है, लेकिन इंडिया में सस्ते में और जल्दी चीजों एग्जीक्यूट हो जाती है, जिस वजह से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं हुई। यानी कि इंडिया के अंदर गेम्स इतने ज्यादा बनते नहीं है। लेकिन एक बात है कि इंडिया के अंदर आज के समय में जो गेमिंग रहती है ना, वो यहाँ पे इंडस्ट्री काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रही है। देखो सीधी बात है कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टूडियोज, इंडी स्टूडियोज बने, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टूडियोज का बैकएंड वर्क होता है वो यहाँ पे काफी होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का भी यहाँ पे काम होता है, यूबीसॉफ्ट का इंडिया के अंदर स्टूडियो, रॉकस्टार गेम्स की मैंने बात करी तो इसके तो काफी ज्यादा काम इंडिया के अंदर होता है। और डेफिनेटली अगर इंडिया के डेवलपर्स अगर नहीं होना तो बाहर के जो AAA गेम जितनी जल्दी जल्दी बन पा रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया के बदौलत बन पा रहे हैं, क्योंकि इंडियन डेवलपर्स का इसके अंदर बहुत ही बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये बात जाननी पड़ेगी। लेकिन फिर घूम फिर के सवाल की बात आती है कि इंडिया में जब डेवलपर से बाहर की लोगों का गेम हम बना देते तो क्या इंडिया के लोग खुद का गेम कभी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? वेल बात यह कि काफी ज्यादा क्रिटिकल चीज है। देखो कई सारे लोगों ने गेम बनाने की कोशिश करी और कई सारे लोगों ने AAA गेम को कोड करने की कोशिश करी, जिसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मुंबई गलीज का। ये गेम के बारे में सालों से हमने सुना है, लेकिन आज तक हमें पता नहीं कि लॉन्च कब तक होगा। कई बार ऐसा लगता है कि ये गेम सिर्फ हाइप बिल्डिंग करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ और गेम्स है जिन्होंने हाइप बिल्डिंग कोशिश करी थी। एक गेम का अनाउंसमेंट हुआ था एज ऑफ भारत, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज दी थी उसके ट्रेलर के अंदर। वो भी यहाँ पे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। वो गेम भी प्रॉमिसिंग था, लेकिन लॉन्च कब होगा उसके बारे में नहीं पता। एक और गेम काफी इंटरेस्टिंग लगा, सन्स ऑफ तहंजय। ये गेम प्ले स्टेशन पर आएगा, पीसी पर आएगा, लेकिन ये गेम कब तक आ पाएगा इसको 2027 बोला जा रहा है। इसके बारे में भी ज्यादा आइडिया नहीं है। एक और गेम का ट्रेलर रिसेंटली आया था जिसका नाम था अनलीश द अवतार। इसके अंदर यशराज मुखाते जो है, जिसका रसोड़े वाला वीडियो अगर आपको याद है, तो उनका जो म्यूजिक वो यहाँ पे यूज किया गया उसके ट्रेलर के अंदर। देखो सीधी बात है कि कई सारे लोग अपना गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी जो कन्विक्शन होता है ना थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि मुंबई गलीज ने काफी सारी चीजें हाइप अप कर दी थी, लेकिन वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाए। और यही एक चीज है कि इंडिया में पैशन प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होते हैं, लेकिन हर किसी को ना एक AAA गेम बनाने की जल्दी पड़ी रहती है, बजाय कि आप एक छोटे लेवल पे गेम को शुरू करो और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लो। फ्यूचर में जब आपके पास फंडिंग आए, आपके पास
रिसोर्सेज है, तब आप धीरे धीरे बड़े गेम को ट्राई आउट करो। जैसे कि राजी गेम का काफी अच्छा एग्जांपल है। राजी गेम जो था वो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था काफी अच्छे तरीके से। अब उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर उसी गेम के स्केल को बढ़ा दिया। और राजी गेम ने कभी नहीं बोला था कि हम एक 3D गेम बनाएंगे प्रॉपर, यहाँ पर हमारे बिल्कुल हाई एंड इफेक्ट्स होंगे, ये होगा वो होगा। उन्होंने कोर कंसेप्ट लेके इंडियन थीम को लेकर बढ़िया सा गेम बनाया था। इवन यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में चाइनीज कंपनी का एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, गेम साइंस। उसने ब्लैक मिथ वुकोंग नाम का एक गेम बनाया था कुछ साल पहले, जो कि एक्चुअली में अच्छा गेम था और उसे क्रिटिकली एक्लेम मिला था। उस गेम की खास बात ये थी कि ये गेम है ना यहाँ पे चाइनीज मिथोलॉजी को और चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट करके बनाया गया था, जिससे उनके कल्चर को काफी ज्यादा बूस्ट मिला और गेम साइंस को एक्सपीरियंस था बड़े गेम बनाने का। और उनके उस कन्विक्शंस के कारण ही यहाँ पे जो ब्लैक मिथ वुकोंग होता है ना, काफी स्ट्रॉन्ग गेम बन के निकल कर आया था। और उसी से ही इंस्पिरेशन लेके आपका अनलीश द अवतार का डेवलपमेंट शुरू हुआ। कई सारे लोगों ने शुरुआत में क्रिटिसाइज किया था कि वो गेम और ब्लैक मिथ वुकोंग में कई सारी चीज सिमिलर लग रही हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि AAA गेम इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग पायरेसी करके गेम एंजॉय करने वाले हैं, जिस वजह से इस तरीके के गेम को सक्सेसफुल होने के लिए वेस्ट मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट में जाना पड़ेगा। और ग्लोबल मार्केट में अगर आप गेमिंग अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको उस स्टैंडर्ड का गेम यहाँ पे ट्राई आउट करना पड़ेगा जिस लेवल के वेस्टर्न मार्केट को आदत लगी है। अगर आपका गेम थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो वेस्टर्न मार्केट उसका आउटवर्ड रिजेक्ट कर देगा। इस वजह से AAA गेमिंग प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सीरियस वर्क हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें डिलीवर करनी है लिमिटेड बजट और लिमिटेड रिसोर्सेज में। इस वजह से इंडिया के लिए एक AAA गेम बना पाना थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज है। लेकिन अगर इंडिया के लोग AA गेम या इंडी गेम अगर छोटा सा फन गेम अगर बनाएंगे जिसे बाहर के लोग और इंडिया के लोग एंजॉय कर पाएंगे, तो वो एक यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, तो वो एक चीज रहेगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री के साथ आने वाला फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने वाली बात है कि 2026 में इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें रह रही है, तो 27-28 में क्या रहता है, यानी कि PlayStation 6 जब आएगा तब उसकी गेमिंग की लाइनअप क्या रहेगी। क्या वहां पर भी रीमेक में देखने को मिलेंगे या रीमास्टर देखने को मिलेंगे, या फिर ओरिजिनल गेम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जब अपना नया Xbox निकालेगा तो उसके साथ वो लोग क्या नई चीज करते हैं, और पीसी गेमिंग के अंदर अब क्या नई चीजें होती है। और स्पेशली बात है कि जितने लेवल पे और जितने प्राइसिंग पे हाइक हो रहा है गेमिंग का हार्डवेयर, यानी कि ग्राफिक कार्ड्स और रैम प्राइसेस, इवन माइक्रोसॉफ्ट भी खुद आके बोल रहे हैं कि यार आपका 8GB रैम में भी विंडोज 11 चल जाएगा और 16GB रैम में आप गेम खेल सकते हो। लिटरली अब ऑप्टिमाइजेशन पे काम हो रहा है। तो सीरियसली ये सारी चीजें। और हाँ, इसी बीच में ऑप्टिमाइजेशन से याद आया कि अनरियल इंजन 6 भी यहाँ पर है, जिसके अंदर डेवलपमेंट को इजी किया जा रहा है गेम्स की, ताकि गेम्स जल्दी और आसानी से बनाए सके, हाई ग्राफिक्स के साथ बनाए जा सके। और एक स्पेशलिटी रखी जाए कि अनरियल इंजन 6 में कि यहाँ पे जो गेम्स होते हैं ना वो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, यानी कि एक डेवलपर ने एक गेम बनाया, उस गेम को आप यूज कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर भी, Xbox के अंदर भी, PlayStation के अंदर भी, या फिर आपको मोबाइल फोन के अंदर भी उसे पोर्ट करके चलाना, तो वो चीज भी पॉसिबल है। तो देखते हैं यार आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। वैसे कई सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है इंडस्ट्री में, तो बताया। इवन सच बात तो ये कि कुछ लोगों ने यहाँ पे लिटरली मोबाइल फोन के अंदर GTA 5 को भी यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज है। और देखते हैं कि GTA 6 में क्या रहता है नई चीजें, और पीसी के ऊपर GTA 6 कब आता है, इसका भी एक इंतजार यहाँ पे रहेगा। तो यार ये कुछ गेमिंग से रिलेटेड बातें चल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो कि PlayStation, Xbox इन सब के अंदर क्या चल रहा है, या फिर अभी भी आप खुश हो मोबाइल के अंदर गेम खेलने से? अपनी जो बातें हैं कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।